स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहेगी क्लास। ठीक है, टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। आज इसको डिटेल्स वाइज थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसे फॉर्मूलेस डेवलप हुए। वहां तो पढ़ते हैं कि फॉर्मूले रो रेजिस्टिविटी, यहां आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे कि कहां से ये फॉर्मूले डिराइव हुए। ठीक है, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, हमें इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। सारे बच्चे साथ में लिख लें, मेरे सारे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? It is the property of the conductor to resist the flow of electric current। मतलब ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, कम करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम क्या, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। समझ गए? ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो 10th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। इज इट क्लियर? क्या है बच्चों? स्टूडेंट्स, कंडक्टर है। और ये जो कंडक्टर है एक्चुअल में क्या है, यहां से मैंने इसको बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो ये वोल्टेज मैंने इसको दी। समझ गए? अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। क्या है? V है। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो V है। बात समझे? आप समझे तो समझने वाली बात है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर क्या है, V है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, करंट डेवलप हो रहा है। क्या करंट हो रहा है? करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। तो ये मेरा चला गया करंट। बात समझे? ये करंट आ रहा है, बिकॉज करंट कन्वेंशन, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। मैंने अगर पोटेंशियल अप्लाई किया इस कंडक्टर के अक्रॉस, उसकी वजह से मुझे क्या मिला, कुछ करंट मिला। ठीक है, उस कंडक्टर की अगर मुझे रेजिस्टेंस बतानी हो, तो रेजिस्टेंस अगर मुझे उस कंडक्टर की बतानी हो तो क्या फॉर्मूला होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया, दैट इज V अपॉन 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 कर आवाज होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं अपना नया लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ही इस डेफिनेशन को लिखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, सबको पता 10th क्लास में पढ़ा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। क्या होता है, ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, it is the property of the conductor to resist the flow of electric current, to resist the flow of electric current। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है। बात समझ गए? अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है। इज इट क्लियर? क्या ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस में मैंने एक बैटरी लगा दी है। इज इट क्लियर? ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, V वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है। यहां से अगर मैं V वोल्टेज अप्लाई की है तो मतलब यहां पर वोल्टेज है इस कंडक्टर के अक्रॉस द टर्मिनल्स V, उसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो किया, बिकॉज वी नो दैट व्हेन
बैटरी लगाते हैं तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो आई करंट यहां से फ्लो किया और यहां पर भी आई करंट है। अब आप समझिएगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। रेजिस्टेंस अगर मुझे इस कंडक्टर की चाहिए तो जितनी वोल्टेज मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई की है, क्या किया, वोल्टेज, उसकी वजह से जो करंट डेवलप हुआ इस कंडक्टर के अंदर, मतलब वोल्टेज मैंने V अप्लाई की, उसकी वजह से जो करंट डेवलप हुआ, ज्यादा वोल्टेज तो ज्यादा करंट भी हो सकता है। तो वोल्टेज और इस करंट का जो रेशियो होता है, यही एक्चुअल में क्या होती है स्टूडेंट्स, यही किसी भी कंडक्टर की आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बात समझे? रेजिस्टेंस एक रेशियो होता है, आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया, उसकी वजह से कुछ करंट जनरेट हुआ उसके अंदर। जैसे ही करंट जनरेट हुआ, कितना करंट जनरेट हुआ उससे उसको कर दिया डिवाइड, आपको मिल गई उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ठीक है। अब V की ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट, अपॉन I की क्या होती है, एम्पेयर। तो आप कह सकते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर है इसके ऐसे यूनिट, या फिर आप रेजिस्टेंस की ओम, OHM, ओम, ठीक है, ये बना सकते हैं। ये इसकी ऐसी यूनिट मानी जाती है। एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं किससे, ओम्स लॉ को रिलेट कर देते हैं कि सर ये तो ओम्स लॉ है, ठीक है, ये तो ओम्स लॉ है। लेकिन ओम्स लॉ में आप एक चीज पढ़िए, ओम्स ने क्या कहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द PD across the terminals of the conductor is directly proportional to the electric current passing through the conductor। मैं समझाता हूं क्या। ओम्स ने ये कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स की बात कर रहा हूं, इसका भी काम नहीं, आगे पढ़ेंगे, कि V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जब ये साइन हटता था तो यहां पर एक आ जाता था कांस्टेंट, जो कि R होता था, V = I, R को बोलते हैं ना रेजिस्टेंस उसकी। बट यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिए, ओम्स के केस में जो ओमिक कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस होती है सेम, इट विल नॉट चेंज, टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना, और वैसे उसकी जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की क्या होती है, सेम होती है। समझिए, कांस्टेंट का मतलब होता है ना कांस्टेंट। बट एक्चुअल में क्या सारे जो कंडक्टर्स हैं, क्या सारे इतने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, क्या सबकी रेजिस्टेंस क्या है, क्या सबकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि सबकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ऐसे भी कंडक्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है। तो क्या वो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे? नहीं। इसका मतलब ओम्स लॉ केवल उन कंडीशन पे फॉलो किया जाएगा जहां पर उन कंडक्टर्स पे फॉलो किया जाएगा जहां की जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जिनकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होगी, मान लो ये कंडक्टर है, इसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओमिक लॉ, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, तो आप अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस पता करना चाहेंगे तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस में है वो V है, उस पोटेंशियल का जितना करंट बन रहा है वो I है, ये इसकी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की आ गई। बात समझे नहीं समझे? एक और तरीके समझाता हूं। तो ओमिक वाला तो यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओम्स लॉ का डिफरेंस अलग है। आप समझिए, यहां पर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थ्योरी पढ़ाई थी पूरी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर। एक्चुअल में जैसे ही क्या किया, ये जो कंडक्टर है, जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया तो कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट होना चाहिए, लेकिन वो इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, लास्ट पहला लेक्चर देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। मान लो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां से, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो चीज होती है कर्नल, ठीक है। कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है कोई भी एटम जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, तो उसको बोलते हैं कर्नल, ठीक है। अब ये बहुत सारे कर्नल्स बन गए यहां पर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कोलिजन करना शुरू कर दिया, आपस में कोलाइड करना शुरू, आपस में नहीं, कर्नल के साथ, बिकॉज बताया था मैंने बहुत सारे कर्नल्स होते हैं, और कर्नल से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं, कर्नल से टकरा के स्पीड कम हो जाती है, स्लो, फिर वो अपनी स्पीड एक्वायर करते हैं, फिर वो दूसरे कर्नल से टकरा जाते हैं, मान लो ये कर्नल है ना, ये इससे टकरा गया, इसका मतलब फिर उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, फिर वो इंक्रीज करता है स्पीड को। तो एक्चुअल में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मिलके एक जनरल स्पीड आती है जिससे वो क्या करते हैं, जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, मतलब बहते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि सारे जो इलेक्ट्रॉन है एक वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
बात समझे नहीं समझे? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको बोलते हैं। अब समझिएगा यहां पर कॉन्सेप्ट, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक वेलोसिटी से मूव करते हैं। दोबारा समझा देता हूं, यहां बहुत सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे रेगुलरली कोलिजन उनका होता है किसके साथ, जहां से वो निकले हैं, मतलब जिस एटम से निकले हैं वो एटम तो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकराते हैं, अपनी स्पीड एक्वायर कम हो जाती है, फिर दोबारा से दूसरे कर्नल से टकराते हैं, फिर स्पीड बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, बहुत बहने वाली स्पीड, बहुत कम वाली स्पीड से चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम ये इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। वो वेलोसिटी अराउंड 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है, बहुत कम होती है ये। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। अब यहां पर हमें सबसे पहले ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं जो हमने लास्ट टाइम किया था। आपको याद होगा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किया था, वी डी इज इक्वल टू नॉट आई इज इक्वल टू, क्या किया था आपने? अब एक और चीज समझिए, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक एग्जांपल सिंपल सा, ये कंडक्टर यही है मान लो, यहां पर क्या है, इसकी लेंथ है L, ठीक है, पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया V इसके अक्रॉस में, पोटेंशियल V है। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है, अगर मैं क्या करूं, मुझे पता है कि I और V की जो रिलेशन है, एक आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी वीना, VDENA, वीना, ये हमने किया था लास्ट टाइम। अरे श्योर आपको याद होगा ये, ठीक है, वीना। अब देखिए, सबसे पहली बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक रिलेशन आपको याद है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेक करिए एक बारी, मैं पूरे लिख रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती थी वो एक्सेलरेशन इनटू टाउ, सबसे पहले बनाने का तरीका बता रहा हूं, एक्सेलरेशन इनटू टाउ एवरेज होता था। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ए था वो -e इंटू ई, अगर वेक्टर इलेक्ट्रिसिटी तो डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर फॉर्म में आएगा, अपॉन m इंटू टाउ एवरेज। समझा मेरी बात को? या फिर इसका फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने क्या किया, यहां पर एक्चुअली जब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो E इज इक्वल टू V/L, याद है आपको? हमने किया था लास्ट क्लास में, चेक करिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब मैंने निकाली तो माइनस यहां से बच्चों एक चीज है, लास्ट क्लास में एक चीज का आप ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां पर जब इसको चेंज किया V/L, तो पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां साइन लगाना तो पड़ गया जरूरी, नेगेटिव डायरेक्शन चाहिए ना हमें, बिकॉज वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब स्केलर चीज मैंने यहां पर E को रिप्लेस कर दिया V बाय उससे, मतलब E और यहां पर आ गया V/ml, देखो इनटू टाउ एवरेज। तो ये साइन एक्चुअल में नेगेटिव साइन कहां चला गया, ये नेगेटिव जो साइन है वो यहां से हट गया। क्यों हट गया? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके लिए तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है। बट यहां पर V की फॉर्म में जब मैंने E को लिख दिया V/L की फॉर्म में, तो क्या हुआ, तो आपका यहां पर साइन हट गया, मतलब नेगेटिव साइन को आप ना लगाओ। तो मैंने लास्ट जो क्लास फर्स्ट क्लास किया वहां पर एक काम करिएगा, आपकी कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप वहां पर मैंने VD यहां पर EV/ml लगाया, वहां पर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, तो वो नेगेटिव साइन आप हटा दीजिएगा। क्यों? बिकॉज उसका रीजन है, क्योंकि जो वोल्टेज है ना V जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने लास्ट जो क्लास में लास्ट पार्ट है बिल्कुल वहां पर भी मैंने माइनस लगाया हुआ है, तो याद रखिएगा इस VD को EV/ml लिख सकते हैं, माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले चैप्टर में याद रखिएगा, जहां जहां मैंने यहां माइनस लगाया ना वहां माइनस हटा देना, दैट्स ऑल। अब समझ गया मेरी बात? अब क्या करें, ये चीज नोट कर ली आपने, तो VD इज इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ एवरेज। अब मैं एक काम करता हूं, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो मैं अब आपको डिराइव कराता हूं एक रिलेशन जो कि रेजिस्टेंस की रिलेशन आने वाली है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम एक रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव अभी कर रहा हूं और करते हैं स्टार्ट। ले लिया स्क्रीनशॉट? अभी मुझे इसकी और इसकी जरूरत पड़ने वाली है रेजिस्टेंस निकालने की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो करते हैं शुरू। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला था, यहां पॉजिटिव वहां कर देना, जो लास्ट क्लास में मैंने नेगेटिव जो साइन लगाया ना वोल्टेज के साथ, तो वो नेगेटिव साइन नहीं लगाना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी फिर वहां पर। तो ये मिटा देता हूं मैं सारा। अब मुझे दो चीजें चाहिए, मैंने बोला इसमें से, ठीक है, केवल ये और केवल ये।
तो इनका भी रोल नहीं है, तो मैंने दोनों को पहले ऊपर लिख लेता हूं। आई, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए रेजिस्टेंस की एक्चुअल में वैल्यू, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, उसकी डेरिवेशन चाहिए। तो मेरे पास है आई इज इक्वल टू वी ना, वी डी ई एन ए वी ना, ठीक है, और वी डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, यहां नहीं तो यहां लिख लेते हैं, वी डी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ई वी अपॉन एम एल और इंटू टाउ एवरेज है। बात समझ गए होंगे मेरी। अब देखिए सबसे पहली बात, अब पहले ना कई बच्चों को नहीं पता जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हो, तो पहली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। यहां पर क्या है देखिए, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वहां पर सारा टॉपिक एक क्लियर तरीके से समझाया। अब ये ई है, तो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं लिख देता हूं। यहां पर एम है, दिस इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम। एल इज अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो एल है वो क्या है, इट इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। और देखिए V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए साइन नहीं आया। और टाउ एवरेज तो आप जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है, और वो भी क्या है, एवरेज है। टोटल जो रिलैक्सेशन किए इलेक्ट्रॉन ने, वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये बात समझ में आ गई। अब डेरिवेशन करते हैं, क्या है, आई का फॉर्मूला वी डी ई एन ए, तो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, डिराइव, यहां मैं लिख देता हूं डिराइव, थोड़ा याद रहेगा, रेजिस्टेंस रिलेशन, डिराइव रिलेशन आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कैसे डिराइव होगा अब देखते हैं। अब देखिए आई इज इक्वल टू वी डी की जगह वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू वी डी की जगह आ गया ई वी अपॉन एम एल, और यहां पर आ गया ई एन ए, ठीक है, और टाउ एवरेज है पहले, तो टाउ एवरेज, और क्या आ गया, ई एन और ए। कोई डाउट, देखो मैंने क्या किया, केवल वी डी की जगह ये वैल्यू ली, ई वी बाई एम एल टाउ एवरेज, और इंटू ई एन ए वैसे का वैसे रहा। अब देखिए क्या होने वाला है, मैं अब यहां से क्या कर सकता हूं, एक काम, क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए मैं यहां पर आई, देखो इस v को और i को यहां लेके जाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं लिख सकता हूं क्या, इसको i इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी एन ए इंटू टाउ एवरेज अपॉन एम एल, कर सकते हैं ऑब्वियसली, ई स्क्वायर कर दिया इंटू वी इंटू एन और ए है इंटू टाउ एवरेज अपॉन एम एल है। अब मैं क्या करने वाला हूं, v बाई आई की वैल्यू निकालने वाला हूं। देखो अपॉन में मन रखूंगा, i नीचे एम एल ऊपर, तो एम एल तो आ गया स्टूडेंट्स ऊपर, ठीक है, और i में ले गया उधर एम एल अपॉन, और इसको मैं यहां ले आया, केवल यहां पर मैंने क्या छोड़ा, v, तो यहां आ गया एन ई स्क्वायर, मैं लिख दूं एन ई स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज इंटू ए, टाउ ए बोल दो चाहे, इज इक्वल टू, यहां पर केवल बचा v और यहां बचा i। ये क्लियर समझ में आया नहीं आया, देखो मैंने क्या किया, एम एल ऊपर ले गया, i नीचे ले गया, ठीक है, लेके जा सकता हूं। यहां पर मैंने केवल v छोड़ा और सब कुछ ले आया, देखो क्या क्या ले आया, एन ई स्क्वायर टाउ ए, बात समझ गए। अब देखो v बाई आई क्या होता है, सबको पता है, अभी बताया था मैंने, r का जो रेशियो होता है v बाई आई होता है, r इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या ये r है, यस ये r है, तो मैं इसको r कह सकता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं क्या, r, तो r इज इक्वल टू, ये हो गया आपका r, तो r इज इक्वल टू हो गया क्या, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, इज इट क्लियर, टाउ ए। अब एक चीज देखिए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा 10th क्लास में, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो एक काम करिए, इसी फॉर्मूले को इससे रिलेट करिए, तो आपको रो की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, एम बाय एन ई स्क्वायर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और इंटू एल अपॉन ए अलग कर दो। अब देखो ये जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या ये रो नहीं है, अगर इन दोनों को रिलेट करें
तो क्या रो की वैल्यू आपको m/n² टाउ दिख रही है? तो अब देखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज कॉल्ड अ रो, मतलब रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आर होता है रो L/A, तो ये पूरा पार्ट हो गया रो और L/A। तो रो की वैल्यू क्या आई है? रो की वैल्यू आई है मेरी, रो इज इक्वल टू, ये हो गया जी रो, रो की वैल्यू आई है m/n² इंटू टाउ। दैट इज मच मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये, और ये रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा, और r की वैल्यू क्या आई है? वो आ गई m/n² टाउ L/A। अब समझिए, सबसे पहली बात, रो की जो वैल्यू आई है, ठीक है, कौन कौन से रो के फैक्टर्स हैं? m/n² और टाउ, ठीक है। सबसे पहले रो क्या होता है? रो किस किस पे डिपेंड करता है? रो होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है ये? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। आपके पास बहुत बड़ी वायर है, बहुत बड़ी वायर, मतलब मेरे पास बहुत बड़ी वायर है, उसका मैंने पर यूनिट लेंथ ले लिया, उसका एरिया भी पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ, छोटा सा पार्ट उसका, उसकी जो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी मान लो ये बहुत बड़ी वायर है, बहुत बड़ी वायर, ठीक है, ये बहुत बड़ी वायर है, इसका एक 1 यूनिट पार्ट ले लो, 1 यूनिट पार्ट मतलब लेंथ होगी 1 यूनिट, और इसका एरिया भी ले लो 1 यूनिट, और जब ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, अब देखो, अगर यहाँ 1 1 लगा दूं मैं, इसका रो की जगह 1 लगा दूं, बिकॉज रो क्या, रो L/A ही होता है ना, अगर लेंथ 1 यूनिट ले लूं उसी वायर की और एरिया 1 यूनिट ले लूं, तो आर और रो इक्वल ही हो गए क्या? देखो चेक करो, अगर मेरे पास बहुत बड़ी वायर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस आर है मान लो, अगर मैं उसको इतना छोटा कर दूं कि 1 यूनिट उसका निकाल दूं, केवल इतना सा, जिसकी लेंथ छोटी करके एक टुकड़ा सा छोटा सा कर दिया, उसकी लेंथ 1 यूनिट कर दी, तो लेंथ की जगह 1 यूनिट पुटअप करूंगा यहाँ पर, तो एरिया की जगह भी क्या करूंगा 1 यूनिट, तो रो इंटू 1/1 हो जाएगा, तो कितना हो गया? रेजिस्टेंस रो के इक्वल नहीं आ गई? इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मतलब पर यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ पर यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो? 1 यूनिट हो। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट अप करूंगा तो आप देखो आर और रो इक्वल है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर मतलब उसकी लेंथ 1 यूनिट, एरिया 1 यूनिट। बहुत बड़ी वायर है, उसको तोड़ के छोटा सा पार्ट कर लो जिसका एरिया 1 यूनिट हो, उसकी लेंथ 1 यूनिट हो, 1 यूनिट हो, दोनों ही 1 यूनिट हो। जब आप यहां पुटअप करेंगे तो आपको मिलने वाला आर और रो इक्वल। इसका मतलब द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। हाँ, इज इट क्लियर? राइट। ऑल्सो पर यूनिट एरिया भी है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है, और ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, लिखा, ठीक है मैंने। अभी काम करते हैं, ये तो टॉपिक हो गया आपका क्लियर। अब किस किस फैक्टर पे ये रो डिपेंड करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? अब रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या है? एल है और ए है, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, यहां लिख देता हूं यहां पर ये चीज, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे कर रही है? डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया दोनों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। छोटी वायर है, अगर कॉपर की छोटी वायर रेजिस्टेंस कम है, बड़ी वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, समझ गए। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक, अगर कॉपर है वायर है, बहुत बड़ी वायर है या छोटी सी वायर, दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी किसके निकालते हैं? पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो छोटी सी वायर का पर यूनिट लेंथ भी उतना होगा, बड़ी वायर का पर यूनिट लेंथ उतना ही होगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, ऑन लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड रेजिस्टिविटी नहीं करती। क्यों नहीं करती बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तीसरी चीज,
तीसरा क्या, तीसरा ये कि रेजिस्टिविटी फिर किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? यस, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है टेम्परेचर पे? देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, एग्जांपल ले लो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं अलग से लिखा है, मैंने ये लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी m/n² टाउ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी इज टू, यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर देख लो। अगर मान लो क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोलिजन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है? ये कर्नल है, यहाँ पर एक कर्नल है। तो अगर तेज टेम्परेचर कर दोगे तो बहुत तेज और बहुत तेज, मतलब जो टाउ है, टाउ 1 टाउ 2 ये क्या हो जाएंगे? ये जो टाउ, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम हो गया कम, तो अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब टाउ से डिफरेंस हो रहा है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम, जल्दी से टकरा रहे हैं आपस में, कोलिजन बहुत तेज हो रहा है, तो टाउ की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कम इंटरवल लग रहा है उनको टकराने में, किसके साथ? कर्नल के साथ। इसका मतलब ज्यादा कोलिजन फास्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से रेजिस्टिविटी में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये टाउ की वैल्यू कम हो रही है, तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी। ठीक है। एक और चीज, ये इस पे भी डिपेंड करती है, किस पे? एन पे भी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लो मेरे पास कंडक्टर है, इसकी पर यूनिट लेंथ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, मान लो मैंने इसका वन यूनिट वॉल्यूम ले लिया इसका, मान लो ये कॉपर वायर है, तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉपर वायर में पर यूनिट एरिया में वो अलग होंगे सिल्वर से। मान लो सिल्वर वायर ले लिया, एक कॉपर वायर ले लिया, दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैं देखूंगा पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट हाँ पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, है ना, कि मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम इसका ले लिया, 1 मीटर क्यूब का सिल्वर वायर का वॉल्यूम ले लिया, ये कॉपर की है, सिल्वर की है, तो दोनों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे ना। तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, जिसपे अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, जिसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? हर एक मटेरियल में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। एन होता है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ गए? तो मैं अब बोल देता हूं, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, बताया, टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है वो, दूसरा किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे भी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। कैसे करती है मैंने बताया, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप क्या करोगे, नेचर ऑफ मटेरियल, दो अलग मटेरियल लोगे तो दोनों के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, क्योंकि ये नेचर, मटेरियल का एक नेचर है खुद का। ठीक है। तो किसी की भी, कोई भी अगर कंडक्टर होता है, एक्चुअली में कांस्टेंट क्यों कहते हैं, कोई भी कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स हो जाती है, बनती फिक्स हो गई, मतलब इतने टेम्परेचर पे इतने इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉपर के पास मान लो, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी लगभग क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी फिक्स हो जाती है। लेकिन रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती है। रेजिस्टेंस जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ाओगे, क्योंकि लेंथ और एरिया पे कौन डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही। अगर लेंथ और एरिया जितना मर्जी बढ़ाओ या जितना मर्जी कम कर दो, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक छोटी वायर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है मानो 2 ओम है, अगर इसको बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, 5 ओम हो जाएगी या 10 ओम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो अगर रेजिस्टिविटी इस वायर की जितनी है, जितना मर्जी बढ़ा दो, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड नहीं करती ना एरिया पे, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होने वाली है, वो सेम रहने वाली है। अगर इसका आप एरिया बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। चेक करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगी अगर एरिया बढ़ाओगे, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो उससे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 2 वायर ली, दोनों के पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग ही होंगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, तो ज्यादा होगी। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। ये रिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं, जो रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअली इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। कौन सा? एक तो एन है, इस पे डिपेंड कर रही है, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर
यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर डिपेंड मेनली कर रही है रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, टाउ पे, टाउ रिलैक्सेशन टाइम पे, रिलैक्सेशन टाइम पे ये डिपेंड कर रही है। अगर आपकी बोर्ड क्लियर नजर आ रहा हो, मैं एक बार चीज़ देख लेता हूं तो आप, हाँ नजर आ रहा है, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो रिमूव करते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी की एक ऐसे यूनिट भी लिख लेंगे, अभी आगे लिखवा देता हूँ, हमने ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये आगे लिखवा देता हूँ थोड़ा, और क्वेश्चंस करते हैं फिर इसके ऊपर, ठीक है। रिमूव करता हूँ इसको मैं, यहाँ रिलेशन ये तो हो गया है ना, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा और बुक से पढ़ना, रिवीजन करना तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा आपको, है ना। बिकॉज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के बहन भाई हैं, छोटे मतलब रेजिस्टिविटी छोटी है, रेजिस्टेंस बड़ा है, बस ये है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, अभी मैंने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी जो आपने किया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला ना रेजिस्टिविटी, तो आर का फॉर्मूला तो होता है ना रो एल बाय ए, भाई यही तो फाइनल फॉर्मूला तो ये मिला ना। अगर यहां से मैं एल रो निकालूं तो क्या फॉर्मूला आएगा, आर ए बाय एल आ जाएगा, आर इंटू ए बाय एल आएगा, नहीं आएगा, 10th क्लास वाला फॉर्मूला वही है। आज थोड़ा सा इसको ओपनली पढ़ा है। रेजिस्टेंस किस में होती है बताएंगे मुझे, ओम में होती है, इंटू एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, अपॉन लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ऐसे यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। किसकी, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये हो गई एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमें मिल गई, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, कई बच्चों को पता नहीं चलता, रेजिस्टिविटी कैसे यूनिट हो गई, ओम मीटर हो गई। रो एल ए किया और रो निकाला आर ए बाई एल, और आर होता है ओम, ए होता है मीटर स्क्वायर में, एल मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इसी के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो अ वायर ऑफ लेंथ एल, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद ही करिएगा पॉज करके। लेंथ एल, अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज रेजिस्टेंस आर, हैविंग रेजिस्टेंस आर, है ना। एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, हैविंग रेजिस्टेंस आर है, उसकी रेजिस्टेंस आर है। फिर क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल, ठीक है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो लिख देता हूं फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ वायर is stretched twice of its original length, if the wire is stretched twice of its original length, अगर उसको ट्वाइस कर दूं मैं खींच के ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, बताओ यार कैसे करना है। ऑफ इट्स ओरिजिनल, पॉज करके लगाइएगा, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये यूज कर लेते हैं मार्कर, ओरिजिनल लेंथ बताइए, ठीक है। फाइंड द रेजिस्ट, एक वायर है मेरे पास जिसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है। पहले पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं करता हूं इसको, इजी है बहुत ज्यादा। मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस एल है, मतलब लेंथ एल है, और रेजिस्टेंस इसकी क्या है, आर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी कुछ होगी, ठीक है, रो होगी। रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहती है ना उस वायर की। मान लो इसकी रेजिस्टिविटी है रो, मैं मान लिया। अब इस वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, 2L कर दिया, बात समझे। जब आपने स्ट्रेच करके 2L कर दिया ना, तो इसका एरिया आधा हो गया। याद रखिएगा, अगर आपने स्ट्रेच करके ट्रिपल कर दिया तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो एरिया अभी डबल किया है, तो A डैश, मतलब जो L डैश है बोल दूं, L डैश 2L हो गया, और जो A डैश है वो हो जाएगा A/2। अगर आपने 10 टाइम इसको खींच दिया ना, 10 टाइम्स बढ़ा दिया खींच के लंबा वैसी वायर को, तो उसका एरिया हो जाएगा A/10। ये चीज याद रखिएगा बस, और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। अब हमने क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले के रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R रो L बाई A, है ना। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, ये तो आ गया पहली वायर के लिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब यहां पर इसकी रेजिस्टेंस अलग निकलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। R डैश का फॉर्मूला रो तो सेम रहेगा, रो क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल सेम है,
मटेरियल कॉपर का तो ये भी कॉपर ही है, तो रो तो नहीं बदलेगा, रो सेम रहेगा। रो एल अपॉन ए, तो एल डैश अपॉन ए डैश कर दूं, क्योंकि इस बारी एल डैश हमने चेंज कर दी लेंथ उसकी, तो एल डैश की जगह पुट अप कर दो 12, तो रो इंटू 12 अपॉन ए डैश कितना है, ए अपॉन 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज क्लियर समझ में आई, एल डैश हो गया 12 और ए डैश हो गया a/2, समझ गए। अब ये 2 जाने वाला है ऊपर, इज इट क्लियर, बात आपको क्लियर है बिल्कुल। अ वायर ऑफ लेंथ एल इज हैविंग रेजिस्टेंस आर, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेच टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब करते हैं इसको, आर डैश क्या हो गया, ये 2 चला गया ऊपर, तो 2 2 हो गया 4 रो एल अपॉन ए, बात समझ गए, 4 रो एल अपॉन ए, और तो रो एल अपॉन ए की जगह आर लगा सकता हूँ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल, रो एल अपॉन ए के, तो मतलब हो गया 4 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो आर डैश आ गया 4 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस के इक्वल, मतलब 4 टाइम्स हो गया ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। बात अगर आपको समझ में आई हो, आई थिंक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कोई डाउट। अभी काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं। अभी हम करेंगे और अ वायर ऑफ लेंथ एल हैविंग रेजिस्टेंस आर, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आप करेंगे इसको, ठीक है। इफ वी फोल्ड द वायर, वायर को फोल्ड कर रहा हूं, मतलब ये वायर है उसको फोल्ड कर रहा हूं, फोल्ड का मतलब होता है जैसे ये पेन है, ये इसकी लेंथ है, मैं इसको फोल्ड करके ऐसे कर रहा हूं, अभी क्या हो रहा है, अभी लेंथ इसकी आधी हो रही है और मैं हाफ लिख नहीं रहा, फोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, और एरिया इसका डबल हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, देखो ये लेंथ ऐसे है, अगर इसको फोल्ड कर दूंगा तो एरिया तो डबल दिख रहा है ना, दोनों एक साइज के हैं, और इसके क्योंकि एक ही वायर होगी ना तो उसका एरिया डबल हो गया, बट उसकी लेंथ आधी हो जाएगी, बात समझे। अभी इसका अपोजिट करते हैं बिल्कुल, तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ चेंज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं रिमूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेंज कर रहा हूँ, वो खुद करेंगे आप, ये तो मैंने केवल समझाया आपको, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या चेंज आया, मैंने क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन 2, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, यही क्वेश्चन 1 था, अब ये क्वेश्चन 2 हो गया, वो पहला वाला क्वेश्चन 1 था, अभी मैंने कर दिया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कह रहा है अ वायर, आप 2 करके करिएगा, अ वायर ऑफ लेंथ एल हैविंग रेजिस्टेंस आर, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द वायर, वायर if the length of the wire becomes half, है ना, ये भी कर सकते हैं, या if we fold the wire, ठीक है, अगर उसको फोल्ड कर दो, या फिर और लिख देता हूं its length becomes half, उसकी लेंथ क्या कर दो, आधी कर दो, तो क्या होने वाली है नई रेजिस्टेंस, ये आप खुद करेंगे, आई विल नॉट ट्राई। लगाइए इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, फिर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन इसका। आप क्या एक काम करिए, पॉज करके लगाइए, मैं तब तक जिनको नहीं पता उनको सॉल्व करके बताता हूँ। एक अगर ये वायर है, इसकी लेंथ है जी एल, क्या है, लेंथ है एल, इसकी रेजिस्टिविटी मान लो रो है, सेम क्वेश्चन, और इसकी जो रेजिस्टिविटी रो है और लेंथ है एल और रेजिस्टेंस इसकी आर है, ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस आने वाली है रो एल अपॉन ए आने वाली है, ये कंडीशन तो पहले तो बिल्कुल इक्वल ही है, पहले क्वेश्चन की तरह। अब इसको आपने स्ट्रेच करके आधा कर दिया, स्ट्रेच करके इतना सा कर दिया, एरिया थोड़ा बढ़ गया, देखो अब एरिया थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया और हाफ हो गई लेंथ आपने कर दी L/2, एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, याद करिएगा उल्टा है, अगर लेंथ आधा करोगे तो एरिया डबल हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली है। अब क्या बात है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो सेम रहने वाली है, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, तो इसकी रेजिस्टेंस निकालें क्या, आर डैश, नई रेजिस्टेंस रो एल डैश अपॉन ए डैश, निकालो जरा, रो तो रो ही रहेगा, रो तो रो ही रहा, इनटू एल डैश बताओ कितना है, एल डैश है एल अपॉन 2, बात समझ गए होंगे, और अपॉन ए डैश, अपॉन में चलते हैं, ए डैश कितना है 2a, बात समझे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ, सिंपल सी बात है, ये 2 आ जाएगा नीचे, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, तो आ गया 1/4 आ जाएगा, 2 नीचे आएगा तो आ गया रो L/A, और आप जानते हैं ये R डैश है, और R डैश की वैल्यू क्या आ गई, रो L अपॉन A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R, तो मतलब R/4, जितनी आपके पास रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में थी ना इसकी, मान लो उसकी 4 टाइम्स कम हो गई, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, 4 टाइम्स कम हो गई। बात आपको ये क्लियर है, मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा जिस डायरेक्ट यूज करके आप उसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो
एक काम करिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, मिटाता हूं इसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा पार्ट मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए। 10th क्लास वाले क्वेश्चन हैं, मान लो उसी के रिलेटेड हैं जो 10th में आपने पढ़े थे। अब देखो न्यू क्वेश्चन क्या है मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अ रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है मान लो, ठीक है, 3 ओम है, एंड स्ट्रेच्ड हैविंग 3 ओम स्ट्रेच्ड 5 टाइम्स उसको आपने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। 3 ओम रेजिस्टेंस है, 5 टाइम्स उसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच 5 टाइम्स। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, समझिएगा इसको, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैं बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं। पिछले वाले का शॉर्टकट क्या था, पहले का आंसर क्या आया था, जब हमने, देखो मैं शॉर्टकट पहले उस क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले वाले पे क्वेश्चन, पहले में हमने, हमारा जो आंसर आया था आर डैश आया था, वो 4R आया था ना। कैसे 4R आया था कि एक वायर थी, ये वायर है, आपने उसको खींच के डबल कर दिया था, याद ऐसे किया था, ये ट्वाइस और ये L थी, ठीक है। अब एरिया वेरिया में जो फर्क पड़ा उससे ही आंसर आ गया, मतलब अगर डबल कर दिया तो एरिया आधा हो गया था, याद है ना, उस क्वेश्चन में एरिया हो गया था आधा, अगर इसका एरिया A है तो। अब समझो क्या बात है। अब इसको शॉर्टकट में बताऊं, शॉर्टकट में क्या, एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R, क्या, N स्क्वायर R। कितने टाइम्स आपने स्ट्रेच किया, कितने टाइम्स स्ट्रेच किया, ट्वाइस, 2 टाइम्स किया ना। इस वायर को 2 बार 2 टाइम्स स्ट्रेच किया तो 2 लगा देता, स्क्वायर इंटू R, आंसर क्या आता, 4R आता ना, तो यही तो आंसर आया था इसका। जितने टाइम स्ट्रेच किया, N है नंबर ऑफ, शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट, नंबर ऑफ टाइम्स द वायर स्ट्रेच्ड। देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट है R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। ये R है नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर ऑफ टाइम्स आपने क्या किया, नंबर ऑफ टाइम्स वायर स्ट्रेच्ड, कितनी बारी स्ट्रेच की। शॉर्टकट मतलब बाई चांस आपको टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वायर स्ट्रेच्ड, समझ गए। और ये है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या था, हमने उल्टा किया था, हमारे पास एक वायर थी बहुत बड़ी, फिर ये मान लो ये L की थी, L वाली थी ना ये, फिर आपने क्या किया, आपने इसको क्या किया, आधा कर दिया, ऐसे तो किया था, हाफ कर दिया, मतलब L हो गई है। तो क्या हुआ, उससे एरिया डबल हो गया था, और इसकी जो रेजिस्टेंस आपने निकाली थी वो क्या आई थी, वो आई थी R/4, याद करो यही थी, अभी आने वाली है 2 मिनट में, कैसे चेक कर लेते हैं। देखो R डैश निकालो ना, मुझे R डैश निकालो, R डैश इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से, कितने टाइम्स इसको स्ट्रेच किया, नॉट डिक्रीज किया, कितने टाइम्स डिक्रीज किया, आधे टाइम्स, हाफ डिक्रीज किया ना। तो क्या करूं, N स्क्वायर मतलब हाफ कर दूं, हाफ स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी उसकी, R थी, तो R डैश कितना आ गया, 1/4 इंटू R, तो कितना आ गया, R/4 आ गया, नहीं आ गया, चेक करो आंसर्स। पहले वाले का इस शॉर्टकट से आंसर निकल गया, दूसरे का भी शॉर्टकट, अब इसका इसी शॉर्टकट से आंसर निकालते हैं, छोड़ो क्या 5 टाइम्स एरिया बढ़ाना, ठीक है, 5 टाइम्स उसकी स्ट्रेच किया तो 5 टाइम्स एरिया कम हो जाएगा, उससे आप ट्राई कर सकते हो, अगर शॉर्टकट कर रहे हैं शॉर्टकट कर लो। अब रेजिस्टेंस इसकी ओरिजिनल कितनी है, 3 ओम है, ठीक है, और कितने टाइम्स इसको इंक्रीज किया, 5 टाइम्स इंक्रीज किया, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस मिल गई, फॉर्मूला लगाओ, नई रेजिस्टेंस चाहिए, नई रेजिस्टेंस आ जाएगी, N स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, RO कर देता हूं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस N कितना है, 5 टाइम्स है, स्क्वायर कर दो, इंटू क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 3 है, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 3 जा 75 ओम इसकी आ गई रेजिस्टेंस। अगर आपने 5 टाइम इसको बढ़ा दिया ना तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, 75 टाइम्स आ गई रेजिस्टेंस। आई थिंक, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा ना। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये जरूर इसको लिख के रखिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर। स्टूडेंट्स करता हूँ रिमूव इसको फिर मैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टाइम्स वाइज स्ट्रेच्ड या फिर कॉम्पैक्ट है ना, मतलब आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज मान लो, स्ट्रेच का मतलब ये है, छोटा करो या फिर बड़ा, उसके अकॉर्डिंग N की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, ये तो हुए क्वेश्चन। अब आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे अभी, ये तो सर नॉर्मल क्वेश्चन है सारे आपके,
मिटा देते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन चेक करिएगा पहले। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मान लो क्यूब है, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 2 3 4 होगा ना, आई थिंक 4 होना चाहिए। और देख लेना आप, मेरे पास क्या है, ये क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, क्यूब है ये मेरे पास आ गया जी क्यूब, ठीक है। आप देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है, अब पीछे वाला 5, आगे वाला 6 है। तो 1 2 3 4 की पहले बात कर लेते हैं। करंट मेरे पास यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बात समझे, ये करंट की क्या है, डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, कोई डाउट। अब एक और चीज़, मेरे पास करंट ऐसे भी फ्लो कर रही है, ये भी फ्लो कर रहा है। अब मैंने आपसे ये पूछा कि मेरे पास एक क्यूब है, ये करंट, ये आपके पास फिगर गिवन है, तो फाइंड क्या बताएंगे, फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ से, अक्रॉस कौन सा फेस, पहला मुझे 1 और 2 के फेस के अक्रॉस क्या बताएंगे, रेजिस्टेंस बताएंगे, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। और सेकंड मुझे बताएंगे 3 और 4 के अक्रॉस बताएंगे, ठीक है। तो 1 2 और 3 4 बताइए जरा, इसके रेजिस्टेंस अगर पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे रेजिस्टेंस। शुरू करते हैं इसको। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 1 से 2 करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। अगर पहला पार्ट में करना चाहूँ तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। R इज टू रो एल अपॉन ए होता है, रो एल अपॉन ए होता है, नहीं होता। अब बताओ रो कितना है, रो तो रो ही है, रो ही है, तो रो ही है, रो ही है, वो मटेरियल चेंज होगी। लेंथ और एरिया की बात करते हैं, बताओ लेंथ कितनी है भाई। यहाँ से करंट नीचे आ रहा है तो लेंथ क्या आएगी क्यूब की, ये तो लेंथ आएगी ये वाली। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं ए बोल दूँ, और ये वाला हो गया बी, और ये हो गया आपका सी, ए बी सी क्यूब कैसे बोलेंगे, ठीक है। मैं ए बी सी मान ली लेंथ इसकी, ठीक है। अब मुझे बताऊँ रो एल कितना है बताएंगे जरा, एल या क्यूबॉइड मान लो, कुछ मान लो। अब एल बताओ कितना है, बताओ। ऊपर से नीचे सॉरी, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये चीज़ एल होगी भाई, यही तो हाइट, यहीं से तो क्रॉस कर रहा है ना वो, तो उसकी एल लेंथ से क्रॉस कर रहा है, तो एल तो ये हो गया। तो ये वाला पार्ट सी है, रो एल अपॉन एरिया। अब जहां से वो क्रॉस कर रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है चेक करो, 1 वाले का या फिर नीचे सेकंड वाले का एरिया बराबर ही है। तो क्या है एरिया, ये एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, एल इंटू बी। तो बताओ एल है इसका ये, तो ये एल हो गया ए, और बी हो गया इसका एल, ये देखो ये वाला एल इंटू बी हो गया, बी ही है, तो मतलब हो गया अपॉन ए बी। नहीं बात समझे, सिंपल। अगर मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है दूसरे वाले का एल अपॉन ए, तो कैसे निकालूंगा, अक्रॉस 3 to 4 का, ये तो 1 to 2 का था। अब मुझे निकालना है 3 to 4 का, तो बताओ कैसे निकालूंगा, रो की जगह तो रो ही रहेगा, इनटू लेंथ क्या है 3 to 4, 3 to 4 में लेंथ क्या है, इधर है ये वाला पार्ट, तो ये लेंथ है, एक्चुअली में ये क्या है, ये ए है, तो ये आ गया ए अपॉन, बताओ किस एरिया से पास हो रहा है, तो आपको एरिया दिख रहा होगा, इस एरिया से पास हो रहा है, ये एरिया है वो, तो एक्चुअल में ये वाला एरिया है वो। तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है इसकी सी, इज इट सी ना, देखो ए बी और ये सी है, तो ये भी यही तो है, लेंथ सी होगी। और बताओ सी लिख दूं, और ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी, ब्रेड्थ चेक करो, ये वाली, ये बी है तो ये बी सी बी या बी सी, नहीं बात समझे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। मतलब हमें एक रेजिस्टेंस बतानी थी अक्रॉस फेस 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6 भी बता सकते हैं, अगर आप चाहो तो 5 to 6 भी बता सकते हैं। चलो थर्ड वाले में आप बताओ, चलो मैं इसको बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को, 5 to 6 भी बताओ जरा। पांचवा कौन है, ये बैक साइड है, ये फिफ्थ है, ठीक है। 6 कौन सा, ये सामने वाला है, ये पीछे वाला 5th फेज है, ये सामने वाला 6th फेज है, ये जो देख रहे हैं ना ये पूरा ये 6th फेज है। अब बताओ इस अंदर से अगर करंट बाहर आ रहा है, मान लो करंट अंदर से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है ऐसे करके, तो अगर बाहर आ रहा है तो क्या निकालूंगा बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आर इज टू अगेन आर इज टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो तो रो ही रहेगा, और लेंथ इधर आएंगे, बाहर आएंगे तो लेंथ क्या मिलेगी हमें बताइए, जब मैं बाहर को आऊँगा तो लेंथ क्या मिलेगी, लेंथ मुझे मिलेगी ये वाली, ये चीज़ यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो बी होगी इसकी लेंथ अपॉन इसका एरिया, एरिया कौन सा है, एरिया चाहे ये पीछे वाला पूरा ले लो, ये पार्ट पूरा, ये कंप्लीट ये वाला, ठीक है, बैक साइड वाला, तो उसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एल क्या है, ये वाला पार्ट एल है, तो ए इंटू और सी, ए सी, और यहाँ आ गया ए सी। आई थिंक ये बात क्लियर होगी।
ओके, अब एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बारी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जगह है तो बचा हुआ क्वेश्चन एक यहाँ कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लेना पूरे का, है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं, अब बचा हुआ क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, चाहे 5 मान लेते हैं। अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, ये ठीक है, क्या है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो का मतलब जानते हैं, खाली है ये, ठीक है, खाली सिलेंडर है, और यहाँ से करंट कर रहा है फ्लो, ये करंट कर रहा है फ्लो, बात समझे, ये करंट कर रहा है फ्लो। अब बताइए, जब ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में हॉलो सिलेंडर है, तो मुझे बताइए इसकी जो इनर जो रेडियस है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इनर रेडियस हॉलो है ना, तो इनर रेडियस तो आर है, या R1 मान लो, ठीक है। आउटर रेडियस को मान लो आप उल्टा, पेन सही नहीं है, आउटर रेडियस को आप मान लो क्या, R2 मान लो, मान लिया जी R2, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो बता दी आपको, लेंथ है इसका, इसकी L है। फाइंड मुझे बताइए इसकी रेजिस्टेंस बताइए, क्या बताएंगे, रेजिस्टेंस बताएंगे कितनी है इसके अंदर। अब मुझे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का काम है, थोड़ा याद क्या है, कॉन्सेप्ट क्या माइंड में रखना है। पहले तो फॉर्मूला याद करिए, रेजिस्टेंस का रो L अपॉन ए होता है ना, R का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो L अपॉन ए, नो प्रॉब्लम, रो L अपॉन ए होता है। आगे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, रो तो इसका रेजिस्टिविटी तो इसकी कांस्टेंट है, लेंथ इसकी L है, एरिया का काम है बस, एरिया में क्या बात है। करंट कहाँ से जा रहा है, क्या करंट इसके अंदर से जा रहा है, ये तो खाली जगह है ना भाई, खाली जगह से वैक्यूम से करंट फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब कितने एरिया में करंट फ्लो करेगा भाई, ये थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस, तो यहां से देखो ये पार्ट है जहां से करंट फ्लो कर रहा है, ये पार्ट है जहां से करंट फ्लो कर रहा है, देखो ये वाला पार्ट है जहां से करंट फ्लो कर रहा है, बात समझे या नहीं समझे। तो मतलब अंदर से तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहां से करंट नहीं जा सकता बिकॉज वैक्यूम है ये जगह, तो यहाँ से तो करंट का फ्लो होने का मतलब ही नहीं है। तो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, बाहर के एरिया से। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, अगर आपने 9th-10th में अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ी हो, है ना, तो उसमें आपको देखो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है ना, ऐसा। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स अच्छी पढ़ी है तभी आप 12th में साइंस लिया आपने। तो ये वाला पार्ट जहाँ से करंट बाहर आ रहा है, भाई ये तो पार्ट है, इधर से करंट अंदर जा रहा है, इधर पार्ट से ऐसे ही बाहर आ रहा है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है। तो एरिया, अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकालना चाहूँ, देखो इसकी जो छोटी रेजिस्टेंस है वो तो R है या R1 है, और जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो R2 है, ऐसे तो है। अगर इसका मैं एरिया निकालना चाहूँ, किसका, इस पार्ट का जहाँ से करंट जा रहा है, तो अंदर वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, या ऐसे बोल दूँ पाई, बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो एरिया पाई कॉमन ले लूँ तो बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बात समझिए नहीं समझिए भाई, ऐसे तो निकलेगा ना। तो अब ये एरिया आ गया, बस एरिया की वैल्यू यहाँ लगा दो, R इज इक्वल टू, क्योंकि रो तो उसकी रेजिस्टिविटी तो उसकी सेम है, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है भाई, रेजिस्टिविटी तो इसकी जो है रो ही है, रेजिस्टिविटी लेंथ दे रखी है, एरिया मैंने निकाल दिया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब एक चीज समझिएगा इसी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अभी जगह नहीं है तो बड़ा मजा आता, मैं क्या करता इसी कॉन्सेप्ट में, एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रिमूव करके ना इससे कंपेयर करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट को। ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, फिर ये पार्ट रिमूव कर रहा हूँ। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसकी ना तुलना करता हूँ किसी से, मतलब एक क्वेश्चन लेता हूँ उससे करता हूँ तुलना। तुलना का मतलब होता है कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके ये देखते हैं कि क्या अब ये क्वेश्चन को थोड़ा और मजेदार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्या करें, देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है वो, आप कोशिश करिएगा लगा के, नहीं आएगा तो देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है सेम सिलेंडर सेम सब कुछ है भाई, ये सेम है, ये भी सेम है, ये ऐसे और ये हॉलो सिलेंडर है, तो भाई ये भी हॉलो सिलेंडर है। चलो ये बात भी आपकी मान ली, हॉलो सिलेंडर है। अभी क्या होने वाला है, जो करंट है वो इस तरह से फ्लो नहीं मैं करा रहा, वो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये क्या है मतलब, अभी मैं समझाता हूँ आपको, अभी बात क्लियर हो जाएगी। ये है और ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, बात समझे, ऐसे करंट जा रहा है। अब मेरी बात समझिएगा क्या समझा रहा हूँ मैं। एक्चुअल में मेरे पास ये है, सिलेंड्रिकल शेप में तो है, तो मतलब इस सिलेंड्रिकल करंट बाहर आ रहा है, ऐसे 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 और ऐसे बाहर जा रहा है करंट, ठीक है। अंदर जगह खोखली है, खाली है, और उसके अंदर जो थिकनेस है ना, उस थिकनेस से करंट बाहर जा रहा है, इस तरह से, इधर से, इधर से, इधर से, बात समझ गए, चारों साइड से करंट बाहर को निकल रहा है।
आप समझिएगा, फ्लक्स की तरह, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पढ़ा अभी मैं रिवीजन कराऊंगा उसको। अब देखो यहां पर क्या है, करंट आ रहा है, ये करंट है, इधर से ये करंट है, चारों साइड है, सिलेंडर खड़ा कर लो उसको, इधर उधर सब साइड से करंट बाहर आ रहा है। अब मुझे बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, क्या ये बताएंगे? इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है जो कि रो है, बात समझ गए। इसका एरिया का चक्कर ही है, यहाँ पर एरिया निकाला था ना ऐसे, वो सिंपलेस्ट वे में निकल गया। अब इसका क्या करें, मुझे बताओ। जब हम ऐसे करंट भेज रहे थे तो एरिया में कोई चेंजेस नहीं था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला काम कर गया ना, मतलब कोई आर में चेंज नहीं आ रहा, रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ सॉरी, और रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं करंट ऐसे भेज रहा हूँ, मानो मेरी बात, अगर मान लो मेरे पास ये पार्ट है, ठीक है, अब ये पार्ट है, ये अंदर से है खोखला और बाहर से इसके सिलेंडर है। अब देखो अगर मैं शुरू का पार्ट लेता हूं तो उसकी रेडियस इतनी है, थोड़ा और पार्ट लेता हूं तो रेडियस बढ़ गई, और पार्ट एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। देखो मेरी बात समझना, एरिया चेंज हो रहा है, पहले एरिया इतना था, फिर एरिया इतना हो गया, फिर और बढ़ गया, एरिया इतना हो गया, एरिया इतना हो गया, जितना सिलेंडर है। तो एरिया रेगुलर क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये तो कुछ इंटीग्रेट, आई थिंक इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समझ के। यहां पर ऐसा कोई फंडा नहीं है, एरिया इंक्रीज नहीं कर रहा, यहां पर तो डायरेक्टली वो जा रहे हैं स्ट्रेट, और रेडियस में कोई चेंज आ नहीं रहा। लेकिन यहां पर तो भाई रेडियस में चेंज आ रहा है ना, अगर यहां ले रहे हैं तो रेडियस इतनी, यहां ले रहे हैं और ज्यादा, यहां ले रहे हैं और ज्यादा, यहां ले रहे हैं और ज्यादा। तो मतलब जो एरिया जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में फर्क आ रहा है, मतलब एरिया चेंज होता जा रहा है रेगुलर मैनर में। अब क्या करें ऐसे में, ऐसे में क्या करें बताओ जरा, लगाओ लगाओ लगाओ, पॉज करके इसको क्वेश्चन को लगाओ। तो एक काम करो, सबसे पहले इसमें एक काम करो, एक एलिमेंटल सिलेंडर काटो कोई एक डिस्टेंस पे। मान लो यहां पर मैंने एक एलिमेंटल सिलेंडर यहां से काट लिया, इस जगह से। कैसे काटा, यहां से मैंने एक एलिमेंटल सिलेंडर काट लिया। देखो मेरी बात समझना, ये तो हुआ क्या, इस सिलेंडर का मेन पार्ट, ये हुआ उसका खोखला पार्ट जहां से करंट नहीं फ्लो कर सकता ना, वैक्यूम है। अब मैंने सिलेंडर जो एलिमेंटल काटा ना, वो इसके बीच में से यहां कहीं से काट दिया, यहां 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 ऐसे बना देता हूं। ये मैंने एक सिलेंडर काट दिया यहां से, ठीक है, यहां से एक एलिमेंटल सिलेंडर बना देता हूं, ये मैंने काट दिया। तो ये मैंने एक एलिमेंटल सिलेंडर काट दिया, और उसकी थिकनेस भी कुछ होगी, तो ऐसे पतला सा उसको और कर दिया ताकि इसकी कोई थिकनेस भी है। ये सिलेंडर मैंने यहां से काट दिया, कुछ ऐसा दिखेगा ये, नहीं बात समझे, ये सिलेंडर एलिमेंटल काट दिया मैंने, और ये काटा कहाँ, एट डिस्टेंस आर पे मैंने इस सिलेंडर को काट दिया, किस पे, आर डिस्टेंस पे। और ये जो एलिमेंटल सिलेंडर काटा मैंने आर डिस्टेंस पे काटा, बात समझ पा रहे हैं मेरी। अब समझिएगा, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूं, ये जो बीच में सिलेंडर कट के बाहर आ गया, वो सिलेंडर कुछ ऐसी शेप में होगा, मान लो ना कुछ ऐसी शेप में होगा। ये उसकी थिकनेस है, ये उसकी थिकनेस है, यहां पर ये उसकी थिकनेस है, यहीं से करंट पास होगा ना, ये थिकनेस है, थिकनेस से तो करंट पास होगा, समझ पा रहे हो। इसकी जो लेंथ है वो मान लो, इसकी लेंथ को एल ही मान लो, इसकी लेंथ को एल माना है क्या, तो लेंथ तो एल ही होगी ना भाई, पूरा तो काटोगे, जितना ये है उतना सिलेंडर तो कटेगा भाई, अंदर से कुछ पतला सा पार्ट काट लिया, पूरा सिलेंडर तो काटना पड़ेगा, तो लेंथ तो उसकी सेम रहेगी। अब समझिएगा इसकी रेडियस जो है वो भी सेम है, वो भी आर है भाई, आर लिया ना हमने रेडियस, इसकी आर नहीं है, इसकी कुछ और है, इसकी स्मॉल आर बिग आर है। इसकी रेडियस बता देता हूँ, इसकी जो पूरे सिलेंडर की है, इनर जो रेडियस है वो है कितनी, R1, और आउटर जो रेडियस है वो कितनी है, R2, सेम उसी की जैसे। लेकिन अभी मैंने स्मॉल आर के डिस्टेंस पे सिलेंडर काटा था। अब करंट कैसे जा रहा है, करंट तो भाई ऐसे जा रहा है, इसमें भी भाई करंट तो ऐसे जा रहा है, बात समझ पा रहे हैं, करंट जा रहा है कुछ इस तरह से। अब ये क्या चक्कर है, जब करंट ऐसे जा रहा है तो मैं एक काम करूं, ये जो एलिमेंटल सिलेंडर है, इसका नाम लिख लो, क्या नाम है, एलिमेंटल सिलेंडर जो काटा आपने, ठीक है, एलिमेंटल सिलेंडर ने कुछ अपनी छोटी सी रेजिस्टेंस बनाई होगी, जिसको बोलेंगे डी आर, जी बनाई है, लिख दो डी आर। डी आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी इसकी भी वही है जो उसकी है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, मटेरियल सेम है, एल अपॉन ए, लेंथ इसकी भी वही है जो उसकी है। क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या लेंथ, वैसे तो लेंथ सेम है, क्या करंट इस लेंथ से फ्लो कर रहा है भाई, करंट कहां से फ्लो कर रहा है, इसकी थिकनेस से। करंट कैसे जा रहा है, देखो करंट ऊपर और नीचे जा रहा है ना, तो थिकनेस से तो क्रॉस करेगा, इस थिकनेस को तो क्रॉस कर रहा है, ये थिकनेस एक्चुअल में डी आर है, मैंने बताई नहीं थी, इसकी थिकनेस है डी आर, दिमाग लगाओ थोड़ा, इसकी थिकनेस कितनी है सिलेंडर की, डी आर। तो करंट तो क्या फ्लो कर रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है ना, तो ऐसे तो फ्लो नहीं कर रहा ना पैरेलल में भाई, ऐसे तो फ्लो नहीं कर रहा,
ऐसे तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, फ्लो वो ऐसे ही कर रहा है। यहाँ एक सिलेंडर तो यहाँ पर दूसरा सिलेंडर बड़ा, यहाँ तीसरा सिलेंडर, यहाँ चौथा सिलेंडर, यहाँ पांचवा सिलेंडर, यहाँ छठा सिलेंडर, मतलब बहुत सारे एलिमेंटल सिलेंडर काटने पड़ेंगे और सबको ऐड करना पड़ेगा, तब आपकी पूरी रेजिस्टेंस आएगी। तो पहले एक छोटे से एलिमेंटल रेजिस्टेंस की छोटी सी रेजिस्टेंस तो निकालें। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल अपॉन ए। तो एल क्या लेना है, ये डी आर, थिकनेस से वो करंट जा रहा है ना। पहले एल क्यों लिया, क्योंकि लेंथ से करंट जा रहा था। अभी कहाँ से जा रहा है, अभी ये थिकनेस से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो थिकनेस को डी आर लिया हुआ ना। तो रो थिकनेस है डी आर, स्मॉल डी आर, समझ गए। अपॉन क्या होता है, एरिया। अपॉन क्या होता है, एरिया। भाई रो एल अपॉन क्या फॉर्मूला होता है, ए, रो एल अपॉन ए। अब इसका एरिया बताइए। एरिया देखो, इसकी लेंथ है एल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस से तो जा रहा है ना करंट। देखो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर इससे बाहर, कर्व से बाहर, इस कर्व से बाहर, इस कर्व से बाहर, गोल सिलेंडर है, सारे साइड से कर्व से बाहर जा रहा है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खोखला है, ये मान लो। तो सब कर्व से जो बाहर जा रहा है, थिकनेस से करंट बाहर जा रहा है, तो थिकनेस तो डी आर हो गई, ठीक है। अपॉन एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो मतलब 2 पाई आर एच क्या है, एच है हाइट, हाइट से यहाँ पर लेंथ एल है, तो यहाँ पर 2 पाई आर एल लेना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत 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 ज़रूरी है। बात समझ गए होंगे। ये एक एलिमेंटल सिलेंडर की कहानी है भाई। बीच में जो कहीं काटा मैंने, स्मॉल R1 और बिग R2 के बीच में कहीं से काट दिया। अब मैंने पहला सिलेंडर तो R1 से काटूंगा और लास्ट वाला R2 से काटूंगा। वैसे बहुत से सिलेंडर होंगे ना, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे छोटा भी होता रहेगा। कितना छोटा होगा, जब तक कि R2 तक ना हो जाए। मेरे पास लिमिट है ना, R2 से लेके R1 से लेके R2 तक की लिमिट है। R1 से कम नहीं काट सकता, R2 से ज्यादा नहीं काट सकता। उसके बीच के सारे सिलेंडर काटूंगा। सारे सिलेंडर काटने के बाद एक ओवरऑल रेजिस्टेंस लाऊंगा मैं। बात समझ के। एलिमेंटल सिलेंडर बहुत सारे, इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी क्या मतलब बहुत सारे हैं। अब क्या करें, तो अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे इन सब एलिमेंटल सिलेंडर्स की रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। DR1, DR2, DR3, DR4 ऐसे करके जितने भी हैं वो सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का तरीका आपको फिजिक्स में पता है सर, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट कर देंगे dr को, तो यहां पर क्या आने वाला है, टोटल रेजिस्टेंस तो r आ गई है ना। अब dr इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट जब करूंगा तो ये वैल्यूज क्या मैं उसमें पुट कर सकता हूँ, रो dr अपॉन 2 पाई r और l। और आपको पता है कहां से, पहला सिलेंडर कहां से काटोगे, R1 से, क्योंकि ये R1 है, ये वाला पार्ट R1 है, लास्ट वाला सिलेंडर वाला पार्ट R2 है। तो R1 R2 के बीच में तो कहीं काटोगे ना, तो पहला सिलेंडर R1 से काटोगे एलिमेंटल, और लास्ट वाला R2 पे। ये एक लिमिट होगी हमारे पास। अब करते हैं जी इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जब करेंगे तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, रो तो इसका आ गया कांस्टेंट, अपॉन 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है, एल भी तो कांस्टेंट है ना। क्या बचा फिर, बचा जी 1/r dr, और 1/x का जो इंटीग्रेट होता है, यहां लिख देना R1 से पहला सिलेंडर और R2 पे लास्ट सिलेंडर काटा हमने, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। log x आपको दिख रहा है, पहले मैं देख लूं, यस आपको साफ दिख रहा है। तो log x आपका आंसर आता है इसका, तो रो अपॉन 2 पाई एल, तो इसका आंसर आ गया log और बेस ऑफ e, x का मतलब r, यहां से आपने किया R1 to R2। इज इट क्लियर। बहुत सिंपल कहानी है, बहुत बहुत सिंपल कहानी है। क्या मैं अभी इसको लिख सकता हूं, यहां जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, देखो देखो देखो, मैं इसको चलो आगे लिख दूं, फिर आगे इधर भी लिख दूंगा, रो अपॉन 2 पाई एल। अब देखो log R2 माइनस log R1, उसको लिख सकता हूं log बेस ऑफ e R2 बाय R1। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एज वेल, राइट। जेई नीट के लिए भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। हो गया हो तो करते हैं रिमूव। अब फाइनल क्वेश्चन के लिए बढ़ रहे हैं हम, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो। सब बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर करा देता हूँ आज मैं। तो ये लेक्चर इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं क्या, हमारे पास एक फ्रस्टम है, ठीक है। फ्रस्टम जानते हैं, जोकर की टोपी काट लो ऊपर से तो फ्रस्टम बन जाएगी। देखो ये क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मेरे पास एक फ्रस्टम, फ्रस्टम किस शेप का होता है, देखो मान लो मेरे पास ये है और फिर यहाँ पर ये है और यहाँ से मिला दिया और यहाँ से मिला दिया, ठीक है। फ्रस्टम मेरे पास तैयार हो गया। थोड़ा साफ डायग्राम अच्छा लगेगा, अभी इतना बेटर बना नहीं। तो फ्रस्टम सबसे पहले लेते हैं,
तो ये ले लिया जी मैंने फर्स्ट टर्म, ये है, फिगर के ऊपर खेल है सारा, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो ए है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है बड़ा वाला, इसकी जो रेडियस है वो है बी, बात समझे, ये पूरा बी है। अब क्या हुआ, कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ है एल, क्या है, एल है इसकी लेंथ, ठीक है। करंट आपने क्या किया, यहाँ से करंट पास कराया आई, और यहाँ से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात आपको रेजिस्टेंस बताने हैं। यहाँ पर भी वही खेल है कि फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे, यहाँ तो भाई ए है तो ये बढ़ता जा रहा है, आर तो चेंज होता जा रहा है, एरिया फिर से चेंज हो रहा है, फिर से कुछ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक काम करिए, एक एलिमेंटल डिस्क काट लीजिए। क्या काट लीजिए, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंटल डिस्क काट लीजिए। मान लो इस डिस्टेंस पे जाके मैंने एक एलिमेंटल डिस्क काट लिया, इज इट क्लियर और नॉट। जैसे एलिमेंटल डिस्क काटा कुछ डिस्टेंस पे, इसकी जो रेडियस है ना, इस एलिमेंटल डिस्क की जो रेडियस है वो है आर, क्या है आर, और इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो है डियर स्टूडेंट्स डी एक्स। थिकनेस क्या है इसकी, डी एक्स है, बात समझे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो होगी एक्स एक्सेस और यहाँ से ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, ओके, अब यहाँ पर लाइट चली, ओके लाइट आ गई। अब सबसे पहले क्या है कि आपने यहाँ से एलिमेंटल एक डिस्क काट ली, ठीक है, यहाँ इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंटल डिस्क है, यहाँ एक डिस्क नहीं काटनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एरिया रेगुलर चेंज हो रहा है, रेडियस रेगुलर चेंज हो रही है इधर से इधर जाते हुए, तो पहली डिस्क तो हमें शायद यहीं काटनी पड़ेगी, लास्ट डिस्क यहाँ काटनी पड़ेगी, और सबको इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, हमें ऐसा आइडिया है। तो क्या हम इस जो डिस्क है, जो आर रेडियस है जिसकी, क्या इसकी हम छोटी सी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा पहले क्वेश्चन की तरह, तो छोटी सी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ये डिस्क है, ठीक है, एलिमेंटल डिस्क है, एलिमेंटल डिस्क जो आपने काटी, एलिमेंटल डिस्क वो छोटी सी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। रेजिस्टेंस फॉर रो एल अपॉन ही होता है, रो तो कांस्टेंट है उस डिस्क की भी क्योंकि उसी मटेरियल की है। लेंथ उसकी क्या है, लेंथ अब कौन सी लेनी है, क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे तो फ्लो कर नहीं रहा कि जो उसकी लेंथ को ये मान लेंगे, नहीं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस थिकनेस को क्रॉस कर रहा है, ये थिकनेस को क्रॉस कर रहा है, इस थिकनेस को करंट क्रॉस कर रहा है ऐसे करके, तो इतनी सी थिकनेस को क्रॉस कर रहा है, तो मतलब dx को क्रॉस कर रहा है, बात समझे, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। रो एल अपॉन एरिया कितना है इसका, एरिया पाई आर स्क्वायर है, बिकॉज आप देख लो, चाहे रेडियस उसकी आपने आर ली हुई है और उसकी थिकनेस ये है dxl। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना काम कर लिया तो आपका काम हो गया। अब एक चीज़ करिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमें एक और कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या चाहिए मैं बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, आपके dx बाई आर स्क्वायर प्रॉब्लम है, dx बाई आर स्क्वायर है, क्या r को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब ही नहीं, इसका मतलब r भी चेंज हो रहा है, r भी वेरिएबल है, और बताओ तो x के रिस्पेक्ट में कैसे इसको मैं कर दूंगा इंटीग्रेट, यहाँ तो प्रॉब्लम, रो बाहर पाई बाहर, r को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते ना, तो एक रिलेशन बनाना पड़ेगा इन दोनों का। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या काम है इसका बताता हूँ अभी। मान लो ये पॉइंट एक, ये o मान लिया, इसको ओ डैश मान लिया, मान लो ये m है या n मान लो, कुछ मान लो। अब ये देखो, ये पूरा a तो ये भी a, और ये पूरा b और ये पार्ट b माइनस a, ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई, ये पूरा पार्ट b और इतना सा पार्ट a, तो ये पार्ट b माइनस a। अब देखो अगर मैं इस ये वाली लाइन जो है, ये लाइन है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होता है, स्लोप जो कि m होता है, क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, एक्चुअल में टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में ओ एम, मतलब इसको मान लो एम, इसको मान लो क्या मान लो, ए मान लो, ए एम एन, इन ट्रायंगल ए एम एन स्लोप कहाँ होगा इस लाइन का, ए एम का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एम एन मतलब बी माइनस ए, अपॉन बेस कितना है, एल है भाई, ये भी तो एल ही है ना, ये पूरा एल है तो ये भी तो एल है, ये आ गया इसका स्लोप, बात समझ गए। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन देखिए यार क्या होती है,
इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो हम जानते ही हैं ना, उसका फॉर्मूला पढ़ा 11th में बहुत ज़्यादा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन कौन सी है? ए, अब लिख देता हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है या नहीं होता? होता है। यहाँ पर दो एक्सेस हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो मैं क्या करूँ बताओ? y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m, स्लोप क्या है मेरा? स्लोप है b माइनस ए अपॉन एल। भाई स्लोप ये तो है, इसको लिख दो b माइनस ए बाई कितना है? l इंटू एक्स, ठीक है, इंटू क्या आएगा? x। x एक्सेस देखो, x एक्सेस ये है, y एक्सेस ये है, बात समझ में आ रही है? x एक्सेस ये है, y एक्सेस ये है। सबसे पहले अब इसमें करेंगे हम आगे क्वेश्चन। अब इसको जब आप क्या करेंगे, अब y इसको mx प्लस ना, तो y एक्सेस में क्या है? y एक्सेस में रेडियस चेंज हो रही है, देखो रेडियस बदलती जा रही, पहले a थी, फिर बीच में r हुई और चेंज होती जा रही। तो मतलब y एक्सेस की जगह r कर दूं mx, और यहां पर x है तो इसको x रहने दो, प्लस c क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट। इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है? ये जो लाइन है ये एक्चुअल में इस y एक्सिस को कहां पर मिल रही है? इस पॉइंट पे। देखो ये जो लाइन है ये y एक्सिस को, ये y एक्सिस तो है, उसको मीट कहां कर रही है? इंटरसेप्ट पे। ये इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट क्या है? a, तो लिख दूं इसको a। ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। यहां से क्या करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो b माइनस ए अपॉन एल, और a का डिफरेंशिएट 0 होता है। तो यहां पर dr बाई डी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर? dr बाई डी की वैल्यू चाहिए ना, तो dx की वैल्यू निकाल लो। dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ? आ जाएगी l इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए। इक्वेशन सेकेंड, बात समझे? l इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए। क्या यहाँ पर कर दूँ इसको? मैं कर देते हैं यहाँ पर डी आर इज इक्वल टू रो, डी एक्स की जगह लगा रहा हूँ l इंटू डी आर अपॉन में क्या आया? b माइनस ए। बात समझे? अब आपको पता है इसको इंटीग्रेट, पहली रिंग यहाँ से काटेंगे, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ, चौथी, पांचवी, बहुत सारे एलिमेंट डिस्क, सॉरी पहली एलिमेंट डिस्क यहाँ से काटना शुरू करेंगे, यहाँ तक आखिरी काटेंगे। इसका मतलब इंटीग्रेट करेंगे इसको, पूरी रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको क्या किया हमने? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, रो कॉमन अपॉन b माइनस ए भी कॉमन, ठीक है, रो कॉमन। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। कैसे लिखूं इसको? ऐसे लिख देता हूं इस तरह से। अब देखो डी आर इजकस टू, यहां पर आ गया रो, पहले ऐसे लिख देते हैं, रो एल इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब इसका करिए इंटीग्रेट। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट खुद ट्राई करिए, ठीक है, इंटीग्रेट खुद ट्राई करिए तो पता चलेगा इंटीग्रेशन के लिए कैसे करना है आपको इंटीग्रेट, ठीक है। ट्राई करिए इंटीग्रेशन, लगाइए, इंटीग्रेट करिए। और ये पाई आर स्क्वायर भी है, देखो रो इंटू डी एक्स की वैल्यू तो वहां से लगा ली, इंटू पाई आर स्क्वायर भी तो रह गया ये, तो पाई आर स्क्वायर को भी आप साथ में लिख लीजिए। अब जो जो चीज़ें हैं वो निकाल लो बाहर, क्या क्या है कांस्टेंट चीज़ें, कौन कौन सी हैं? कांस्टेंट है हमारा रो, क्या है? रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट अपॉन बी माइनस ए कांस्टेंट, ठीक है, पाई कांस्टेंट, सब कांस्टेंट तो आ रहा है, बचा क्या? 1/r² इंटू डी आर। और ये कहा पहली डिस्क कहाँ से काटोगे? डिस्क काटोगे ए से और बी पे आखिरी काट दोगे, भाई यहीं से शुरू करोगे और यहाँ तक आखिरी डिस्क काट लेंगे। अब क्या आंसर आने वाला है? रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई, यहाँ पर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? इंटीग्रेशन क्या आएगा? ऊपर हो जाएगा आर के -2, तो आर के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, याद है ना, -1/r आएगा। तो इसका इंटीग्रेट आया -1/r, और यहाँ पर क्या बचा? a और b। और करते हैं इसको सॉल्व। रो l अपॉन b माइनस ए इंटू पाई, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1/b + 1/a, तो मतलब आ गया 1/a - 1/b। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन लगाते रहिए। आज का ये था फाइनल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट 3rd लेक्चर लेकर आएंगे, और आप एक काम करिएगा, इसको रिवीजन करिएगा, अच्छा पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।